न्यूज़ 18 इंडिया। लड़ेंगे किससे? आधे बेल पर हैं, आधे जेल में हैं। केजरीवाल जी को केजरीवाल जी ने कहा आप लोग उनको शामिल कराना चाह रहे हैं बीजेपी में। केजरीवाल जैसा करप्ट आदमी तो मैं देखा नहीं है जो इतना झूठ बोलता है। आप लोगों का जो कई मीडिया वालों को मैं जानता हूं, मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहता हूं। मीडिया वालों को अरविंद केजरीवाल बुला के कहते हैं कि जो उनके बारे में गुण गाएंगे उसको ऐड देंगे, सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया। और कोई चैनल थोड़ा सा भी केजरीवाल का झूठ और उसका भ्रष्टाचार के बारे में बात करेगा, उससे वो एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ कर लेते हैं। ये देखा देखिए सबको मालूम है, इतना उसके बारे में यहाँ समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करता है तो आप उसको वेंडेटा कहेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई एक केज्ड पैरट है, वो हमारे सरकार में थोड़ी था। उस समय जो चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज को 4 नंबर वाला ओवरटेक करके जिसको चीफ जस्टिस जबरदस्ती अपॉइंट किया जाता है, उसको कहते हैं संस्थाओं का उसका जो गलत इस्तेमाल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज को कब्जा करने का आरोप तब लगा है जब इस देश में इमरजेंसी लगा, सारा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया। वो होता है डिक्टेटोरियल लीडरशिप का पहचान। जब उस समय कांग्रेस के जमाने में सिंगर्स को, किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो में गाने के लिए बैन कर दिया, वो होता है डिक्टेटोरियल का साइन। ये वो जमाना नहीं। आज तो मीडिया में हर एक दिन हमारे बारे में खराब बोलने वाला का फ्रीडम है। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक मैंने देखा नहीं है, मोदी जी का अलावा, जो इतना सहन शक्ति है कि लोग उसके खिलाफ अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। और जो आज के दिन में सबसे ज़्यादा गाली देता है, सबसे ज़्यादा बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बिना मतलब का बकवास करते रहते हैं, और वही रोते रहता है कि बोलने का आज़ादी नहीं है। ज़्यादा जो बोलते हैं वो बोलते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी में आने का ऑफर था। वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ईडी सीबीआई लगा दी और मुझे कहा गया कि अगर आप बीजेपी में आ जाओगे तो बच जाओगे। ये सब झूठ है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को कोई सहन कर सकता है क्या? उनका जो, मैं तो कई बार कह चुका हूं, हम लोग जब मिलते हैं, वो चीफ मिनिस्टर है तो कई जो कार्यक्रम में हम लोग मिलते हैं, जी जी, ऐसे बात करने में अच्छे हैं। जैसा ही कमरे से बाहर जाएंगे, मीडिया का सामने में आएंगे, उनका जो बात करने का तरीका मैं समझ में नहीं आता हूं कि इतना झूठ कैसे बोल सकता है एक इंसान, इतना झूठ बोलते हैं। इंडी जो अलायंस है वो एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा आपके हिसाब से किरण जी? ममता बनर्जी ने अलग राह पकड़ ली, नीतीश जी को आपने शामिल करा लिया, तो ये इंडी अलायंस एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या नेतृत्व की कमी है? मेरा एक निजी इसमें सोच है, मानना है ये कि इंडी अलायंस एकजुट हो ही नहीं सकता है। सब लोग अपने अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक कैसे हो सकते हैं? इतने परिवार है इंडी अलायंस में और सब अपने परिवार का वजूद को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए कैसे एकजुट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर गलती से मोदी जी चुनकर आ गए उसके बाद तो चुनाव ही नहीं होंगे देश में। तो कांग्रेस खत्म होने से क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा क्या? कांग्रेस तो इस देश को जिस तरीके से बर्बाद किया उसका सजा मिलना चाहिए और देश आगे चलते रहना है। कांग्रेस खत्म होने से देश खत्म नहीं हो जाता है। देश बहुत बड़ा है। कांग्रेस तो एक आज़ादी के बाद फायदा उठा करके गांधी जी के नाम से इन्होंने 60 साल इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। उसका छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हमारा अपना ही सामने में काम करने के लिए इतना ज़्यादा हमारे पास मुद्दा है, तो हम लोग उसमें बिजी रहते हैं। अच्छा चलिए उसकी बात कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री ने कामाख्या कॉरिडोर का उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्ट पर पिछले 10 सालों में कैसे फोकस रहा और नॉर्थ ईस्ट को कितना बेनिफिट हुआ मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में? मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हैं आप लोग भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। 2014 से पहले मैं तो गला फाड़ फाड़ के लोकसभा में कहते थे भाई सरकार कभी नॉर्थ ईस्ट को ध्यान दीजिए। देश का इतना बड़ा भाग और सबसे संपन्न वो
रीजन बन सकता है। वहाँ पानी, खनिज, ह्यूमन रिसोर्सेस, पेड़ पौधे, जो फ्लोरास फाउनास, वहाँ के जो खूबसूरती, जो वातावरण है, हर दृष्टि से देखिए नॉर्थ ईस्ट इतना ब्लेस्ड एक रीजन है, सब कुछ है वहाँ। फिर 98% नॉर्थ ईस्ट का जो टेरिटरी है वो विदेशों के साथ उसका बॉर्डर है। तो जो लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसको चेंज करके मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को एक गेटवे टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जब शुरू किया, आज नॉर्थ ईस्ट का किसी भी कोने से एक दिन में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। मैं कल दिल्ली पहुंचा, अगर ये जो है 15 साल पहले होते, 11 साल पहले होते, तो मैं उस जगह से 4 दिन नीचे आते, 2 दिन पैदल, 2 दिन गाड़ी, फिर वहां से गुवाहाटी पहुंचते, फ्लाइट से गुवाहाटी से फिर दिल्ली पहुंचते, 5 दिन लगना था। आज मैं 4 घंटे के अंदर में दिल्ली पहुंच गया। ये बदलाव 10 साल के अंदर में हुआ है। हमारे लगभग पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट 4G नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हैं जी। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर में 17 एयरपोर्ट्स बन गए हैं, उसमें से 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं हाईवे, रेलवे, बाकी बात करूंगा तो मेरा जो 1-2 मिनट बचा है वो उसमें चले जाएंगे। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप सोच नहीं सकते हैं। अब 10,000 से ज्यादा लोग कैसे सरेंडर हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। आप लोग जानते हैं कि मिलिटेंसी का बड़ा न्यूज में आप लोग सुनते रहते हैं। पिछले 10 साल में 10,000 से ज्यादा युवा जो हथियार उठा रहे थे वो मेन स्ट्रीम में आ गए। क्यों? उस समय कोई सुनने वाला नहीं थे दिल्ली में। लोग नाराज होकर के, गुस्सा होकर, उत्तेजित होकर के गलत रास्ते चले गए। आज वापस क्यों आए हैं? क्योंकि आज दिल्ली में जो बैठे हैं वो उनका बात सुनते हैं। जब उनको लगता है, वहाँ के आदिवासी, ट्राइबल और बाकी लोग जब सुनते हैं कि दिल्ली में जो बैठे हैं उनके बात सुनते हैं, तो वो आकर के मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं। पहले नहीं सुनी जा रही थी, नहीं सुना, इसलिए वो जंगल चले गए थे हथियार पकड़ करके, आज वापस आ गए सब। लेकिन वो कहा जा रहा है कि मणिपुर को निग्लेक्ट एक तरीके से, और वहां पर बहुत अनरेस्ट है। अरुणाचल में अभी कांग्रेस पार्टी ने अभी ट्वीट करा, राहुल गांधी वहां पर। अनरेस्ट कुछ नहीं है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। 25 लोकसभा सीट में एक कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है जी। तो वो इस तरह का गलत बात, झूठ बात फैलाते हैं जी। आज नॉर्थ ईस्ट में जो माहौल है उसके हिसाब से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगले 10 साल तक में नॉर्थ ईस्ट का जीडीपी जी, नॉर्थ ईस्ट का जितना 8 राज्यों का जीडीपी इंडिया का टॉप राज्यों में से गिना जाएगा। एक आखिरी सवाल राम मंदिर को लेकर, किरण जी, राम मंदिर बनने के बाद 24 का जो हैट्रिक का आपका लक्ष्य है वो थोड़ा और आसान हुआ? देखिए, राम मंदिर, मैं एक बौद्ध हूं, और ये तस्वीर भी अगर हम दिखा दे पीछे स्क्रीन पर, आडवाणी जी के साथ, आडवाणी जी को भारत रत्न जब दिया गया, तो ये तस्वीर की कहानी भी बताइएगा किरण जी। ये 2004 में है। आडवाणी जी जब अरुणाचल गए थे हमारे साथ में, मैं तो लोकसभा में सांसद थे उस समय जी, तो आडवाणी जी के साथ खींचा, और कल आडवाणी जी का जब भारत रत्न का घोषणा हुई परसों जी, तो मैंने इस तस्वीर को डाला था जी। देखिए, राम मंदिर, मैंने जैसे कहा मैं हिंदू नहीं हूं, बाय डेफिनेशन मैं एक बौद्ध हूं, यस, लेकिन मैं अपने आप को हिंदू से अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म सबका समावित करके चलते हैं। हमारे भगवान राम किसी एक धर्म का नहीं है। मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया है बहुत ही डिटेल में। अयोध्या में राम मंदिर बनना ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, राम पूरा भारत देश का प्रतीक है। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहे थे अयोध्या में, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अरुणाचल प्रदेश में हजारों लोगों के साथ हमने जुड़े जी। मेरे साथ में क्रिश्चियंस भी थे, ईसाई के लोग, मुसलमान लोग थे, मेरे साथ में बौद्ध लोग थे, और आदिवासी जो अपना इंडिजिनस फेथ मानते हैं वो भी जुड़े, हजारों लोग, और सब ने माना कि राम मंदिर हम सब के लिए बना रहे हैं। कभी भी इसको हम सिर्फ हिंदू तक सीमित नहीं रखा है। इसलिए राम पॉलिटिक्स से ऊपर है, और लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम
पूरा विश्व का प्रतीक है। या आप एक बौद्ध के रूप में भी बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री, चौपाल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश की सबसे बड़ी चौपाल का पहला ये पड़ाव जिसकी शुरुआत यहाँ पर किरण जी आपने की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगी अभी आप मंच पर बने रहें। मैं अनुरोध करूंगी एडिटर न्यूज़ 18 इंडिया इन हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी से कि वो मंच पर आएं और किरण रिजिजू जी को धन्यवाद दें।